और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी और नेता के साथ कार्यकर्ता जो है अपनी अपनी ताकत झोंक दी है, क्योंकि देखिए प्रतिष्ठा दोनों तरफ जो है वो लगी हुई है। ऐसे तो जो 4 विधानसभा सीट है उसमें फिलहाल जो 3 सीट पर तो महागठबंधन जो पहले से है और 1 सीट पर एनडीए में सरकार है। लेकिन अब जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो बहुत कुछ तय करेगा। हालांकि वर्तमान सरकार पर इसका कोई नफा या नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के ये जीत या हार बहुत कुछ बताएगा। क्योंकि देखिए, उपचुनाव में 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर किसकी कहाँ जीत होती है, कितने मार्जिन से होती है, क्या होता है, ये तमाम जातीय समीकरण बिहार में होने वाले 2025 को लेकर के बहुत कुछ बताएगा। और ये भी बताएगा कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी, यानी बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसकी चर्चा अब हर ओर होने लगी है कि 2025 चुनाव में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, यानी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा 2025 में। अब आपको हम बताते हैं तमाम जो 4 सीट है उपचुनाव जहां होने हैं और उस पर क्या स्थिति है। क्योंकि देखिए, जातीय समीकरण बहुत मायने रखती है बिहार में, तो ये समझना होगा कि ये जो 4 सीट है उपचुनाव के, उसमें जातीय समीकरण क्या है। देखिए, बेलागंज विधानसभा में सुरेंद्र यादव यादव जाति से हैं और वो लगातार 7 बार वहाँ विधायक रहे हैं। ये आरजेडी का गढ़ माना गया और देखिए, सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के बाद ये सीटें खाली हुई। अब यहाँ से आरजेडी ने विश्वनाथ यादव को मैदान में उतारा है। विश्वनाथ यादव जाहिर तौर पर यादव जाति से हैं। वहीं जदयू ने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो है मनोरमा देवी। मनोरमा देवी भी यादव जाति से हैं, यानी यहाँ पर यादवों का जो है वोट बैंक कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, बटेगा। अब देखिए, इसमें जो त्रिकोणीय मामला है वो सामने आ रहा है, क्योंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर जो राजनीतिक विश्लेषक थे, अब उन्होंने पार्टी बना ली और प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो है वहाँ पर जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है वो मुस्लिम प्रत्याशी है और उनका नाम है मोहम्मद अमजद। अब देखिए, मोहम्मद अमजद के उतारने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद अमजद मुस्लिम वोट में सेंधमारी तो करेंगे ही करेंगे, बाकी क्या कुछ करते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुस्लिम वोट में सेंधमारी होगी। तो अब समझिए कि आरजेडी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई, जदयू के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई, तो ये त्रिकोणीय मामला बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि तमाम पार्टी इसमें अपने अपने जो है वो नेता और कार्यकर्ता को लगाए हुए हैं कि किस तरह से वो अपने अपने कोर वोटर को पकड़े, लेकिन तत्काल ये परेशानी तो है बनी हुई। अब देखिए, यहाँ पर बेलागंज में जो मुस्लिम मतदाता है वो 67,000 है, वहीं यादव मतदाता 70,000, भूमिहार जो है 20,000 है, तो राजपूत 15,000, ब्राह्मण 5,000, माझी लगभग 10% है, तो पासवान 6% है। तो अब समझिए कि ये जो है बेलागंज में राजद की प्रतिष्ठा एक तरीके से दांव पर है। हालांकि कोशिश सबकी होगी, किसी की प्रतिष्ठा तो सबकी लगी हुई है दांव पर। इसके अलावा आप देखिए कि रामगढ़ विधानसभा की बात कर लेते हैं। रामगढ़ विधानसभा का देखिए जातीय समीकरण, वहाँ पर ऐसे तो देखिए जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार जो है 1985 से 2005 तक जीतते रहे। फिर उनके पुत्र जो है सुधाकर सिंह आए, वो चुनाव जीते और सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के बाद जो है सीटें खाली हुई और फिर अब सुधाकर सिंह के भाई यानी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को आरजेडी ने मैदान में उतारा है और अजीत सिंह जो है राजपूत समाज से आते हैं। वहीं बीजेपी ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अशोक सिंह पूर्व विधायक भी हैं, तो अशोक सिंह भी जो है राजपूत जाति से हैं। अब समझिए कि अशोक सिंह भी राजपूत वोटर को अपने साथ करेंगे और वहीं अजीत सिंह भी जो है राजपूत वोटर को अपने साथ करेंगे, तो राजपूत वोटर जो है वो रामगढ़ में बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि पिंटू यादव
बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद यादव के भतीजे हैं। अब अंबिका यादव का अपना एक वोट बैंक है, उनकी अपनी एक पकड़ है, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और बसपा की वो दिग्गज नेता रहे हैं। तो ऐसे में अब पिंटू यादव जो है वो यादवों का वोट बैंक अगर लेते हैं तो फिर अजीत सिंह को जो यादवों का यानी आरजेडी के सिंबल पर अजीत सिंह है, तो अजीत सिंह को जो यादवों का वोट मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अंबिका यादव के जो भतीजे हैं पिंटू यादव बीएसपी से, वो पिंटू यादव यादवों का वोट काटते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है समीकरण बिल्कुल अलग तरीके का है और सबके लिए जो है चुनौती बनी हुई है। और देखिए कि इसके अलावा सुशील कुशवाहा हैं। सुशील कुशवाहा जो है वो जनसुराज से हैं, तो कुशवाहा का भी जो है वोट वो लेंगे। तो अब समझिए कि इसमें तमाम पार्टियों के बीच चुनौती बनी हुई है। यहीं पर देखिए राजपूत जो है 21% है रामगढ़ में, वहीं मुस्लिम जो है 8% से कुछ ज़्यादा है, 8.5% कह सकते हैं। वहीं यादव जो है लगभग 7% के आसपास है रामगढ़ में। तो यानी रामगढ़ में भी जो है किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है सीटों को बचाना या जीतना। अब तराड़ी विधानसभा की बात कर लेते हैं। देखिए तराड़ी विधानसभा का जातीय समीकरण जो है वो वहाँ पर और डिफरेंट है। अब तराड़ी विधानसभा में सुनील पांडे जो है बाहुबली में नेता जाने जाते रहे हैं और उनका एक तरीके से गढ़ माना जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये सीपीआई एमएल का गढ़ है और सीपीआई एमएल के जो वोटर हैं उनकी जो पकड़ है वो तराड़ी में जो है सो काफ़ी दिखता रहा है। आपको बता दें कि देखिए सुनील पांडे के पुत्र बीजेपी से विशाल प्रशांत को जो है प्रत्याशी बनाया है। अब विशाल प्रशांत जो है भूमिहार जाति से हैं, तो भूमिहार का वोट इनको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि भूमिहार की प्रतिशत वहाँ पर क्या है, तो लगभग भूमिहार जो है 65,000 भूमिहार जो है वो तराड़ी में है। इसके अलावा ब्राह्मण जो है वो 30,000 है, राजपूत 20,000 है और पिछड़ी और अति पिछड़ी को अगर जोड़ दें तो वो भी लगभग जो है सुबह 50,000 के आसपास वो भी है। यादव आपको 30,000 है तराड़ी में। बनिया जो है वो भी बनिया वोटर भी लगभग 25,000 के आसपास है। कुशवाहा वोटर 15,000 के आसपास है और मुस्लिम वोटर जो है 20,000 के आसपास है। अब देखिए कि सुदामा प्रसाद यहाँ से 2 बार में विधायक रहे, जो अब सांसद बन गए हैं, आरा से सांसद बन गए हैं। उनके बाद जो है ये तराड़ी सीट खाली हुआ है और उसके बाद भाकपा माले ने राजू यादव को मैदान में उतार दिया है। अब समझिए कि एक तो माले का सीट रहा ही, यादवों का जो वोट है वो लगभग जिस तरह से माय समीकरण है महागठबंधन या राजद का जो कह रही है राजद, तो यहाँ पर जो है सो वो एक सेट होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भूमिहार बहुल और सवर्ण का वोट अगर ये ला पाते हैं और वहाँ बाहुबली नेता भी हैं सुनील पांडे, तो उनको तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक अलग तरह का तालमेल जो है दिख रहा है और किसी के लिए चीज़ें आसान नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने गढ़ हैं, सबके अपने वोटर हैं और समीकरण कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर भी मामला इतना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे भी और देखिए कि जनसुराज से जो है किरण सिंह मैदान में है, तो किरण सिंह भी जो वोट काटेंगी। तो कुल मिलाकर के चीज़ें आसान नहीं दिख रही हैं तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि जातीय समीकरण अलग है, पार्टियों के जो नेता हैं उनके जो जाति है, तो सब अपने अपने कोर वोटर को सेट करेंगे और देखिए कोर वोटर जिनके साथ होगा लगभग जीत उनकी मानी जाएगी। अब उसमें किसकी कितनी पकड़ है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इमामगंज की। इमामगंज देखिए क्योंकि ये सीट जो है पूरी तरह से आरक्षित है और यहाँ पर अगर अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज जिसके साथ होगा वो बाजी मार ले जाएगा। लेकिन अब हम बात करें आपको, क्योंकि देखिए जो इमामगंज सीट है यहाँ पर जीतन राम मांझी हम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जीतन राम मांझी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुआ और जीतन राम मांझी ने दीपा मांझी यानी अपने बहू को इस बार मैदान में
उतार दिया है इमामगंज से। अब इमामगंज की जो है जातीय समीकरण उसको समझिए कि इमामगंज में 70,000 मांझी है तो 24,000 यादव है, 28,000 मुस्लिम वोटर है तो 17,000 चमार वोटर है, 40,000 दांगी है, 18,000 पासवान है, 24,000 वैश्य है, राजपूत वहाँ पर 9,000 है, भूमिहार भी लगभग 9 से 10,000 के बीच है, वहीं ब्राह्मण जो है 7,000 से थोड़ा ज़्यादा है और लगभग 63,000 से ज़्यादा लोहार, पासी, नाई, बढ़ई और कहार है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक ट्विस्ट है कि आरजेडी ने रोशन मांझी को उतार दिया है। रोशन स्थानीय स्तर पर जो है उनकी लोकप्रियता है। देखिए आरजेडी ने रोशन मांझी को मैदान में उतारा है तो मांझी की संख्या वहाँ ज़्यादा है, मांझी वोटर जो है इमामगंज में है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी के लिए थोड़ी मुश्किलें होगी क्योंकि रोशन मांझी भी जो है मांझी वोटर में सेंधमारी होगी और आरजेडी इनका जो कोर वोटर है वो लगभग रहेंगे। माय समीकरण जो है आरजेडी का ऐसे भी है, तो रोशन मांझी को मांझी होने का एक फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा देखिए कि जन स्वराज ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतारा है। डॉक्टर जितेंद्र पासवान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर वो डॉक्टर हैं और स्थानीय लोगों के बीच में उन्होंने काफ़ी इलाज किया, मुफ्त में इलाज किया और इस तरह की बातें कही जा रही है कि कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र पासवान को इसका लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी जो है बहुत ही टाइट सिचुएशन है, किसी के लिए भी जो है चीज़ें उतनी आसान नहीं है। तमाम प्रत्याशी और उनकी जाति और देखिए कि तमाम पार्टियों के अपने अपने कोर वोटर होते हैं, तमाम नेता की भी अपनी पकड़ होती है, ये अलग अलग विषय तो है ही। लेकिन देखिए ये चारों जो विधानसभा है जिस पर उपचुनाव होने हैं, इस पर इस बार जो है एक अलग ही मुकाबला है। क्योंकि देखिए इससे पहले इंडिया महागठबंधन जो है वहाँ पर लीड कर रही थी, लेकिन अब इस बार का समीकरण बिल्कुल डिफरेंट है। एनडीए भी चाहेगी कि अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, जहाँ पर वो काफ़ी पहले से नदारत है तो वो चाहेगी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, और जो है इंडिया महागठबंधन भी चाहेगी कि हम जो है वहाँ पर मजबूती से अपनी जो है जगह वो किसी को ना दें। लेकिन ये तमाम चीज़ें इसलिए और ज़्यादा तमाम पार्टियों को परेशान करती है क्योंकि ये तय करेगा 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका राज तिलक होगा, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, बिहार का अगला सीएम कौन होगा। ये चारों विधानसभा का उपचुनाव बहुत कुछ तय करेगा, इसलिए सभी पार्टी ने कमर कस ली है। और आज हालांकि अंतिम चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज तमाम पार्टी अपने नेता कार्यकर्ता को जो है झोंक दिया है, अपनी ताकत जो है झोंक दी है कि किसी भी तरीके से अपने जो है 100% दिए जाए और किसी भी तरह से सीट जीती जाए। और ये तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब देखिए उस दावे पर खरा कौन उतरता है, जीत किसकी होती है। लेकिन हाँ, ये चारों विधानसभा ये तय करेगा कि 2025 का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का सीएम कौन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।